Right. So we have to start from this point, here. तो फंडामेंटल ड्यूटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट 4A में है और आर्टिकल्स 51A में आते हैं दिस थिंग कॉल्ड एज फंडामेंटल ड्यूटी. ठीक है. तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे आपको रिस्पेक्ट करना है, चेरिश करना है, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात जहाँ पे आए तो वो फंडामेंटल ड्यूटी होती है. एक्चुअली ये हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज बिल्कुल बहुत ही सिमिलर वर्ड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी आर्टिकल्स में हैं. तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि टू फॉर एग्जांपल टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, चेरिश द आइडियल्स ऑफ द freedom fighters who were involved in the national freedom struggle, to protect the sovereignty, unity and integrity of India. तो ये पूछ लेता है कि is this a fundamental duty or is this an article given in the DPSP, and then you have to mark the right answer, so it then gets a little confusing. इसलिए एक एक कीवर्ड को ध्यान से पकड़ना है कौन कहाँ पे है. ये तो टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग जैसी कोई भी बात अगर दी गई है तो इट इज़ गिवन इन द फंडामेंटल ड्यूटी इन 51A. चेरिश द आइडियल्स जैसी कोई बात है तो फंडामेंटल ड्यूटी. सॉवरेनिटी, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी. डिफेंड, ठीक है, डिफेंड वाली कई बार सिटीजन से भी अपेक्षा की जाती है टू डिफेंड द कंट्री, तो जो कि कॉन्स्क्रिप्शन के रूप में भी कई देशों में देखा जाता है, तो वो वाली बात भी फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी गई है. देन फ्रेटर्निटी की स्पिरिट मेंटेन करने की बात, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी में है. कंपोजिट कल्चर, रिच हेरिटेज, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है. नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्यान से वेंडलाइज नहीं करना है, एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ को परस्यू करना है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ड्यूटी. ठीक है. सो ये सारे कीवर्ड्स अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई एक सेंटेंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है. राइट. तो टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग जैसी कोई बात अगर है तो वो 51A फंडामेंटल ड्यूटी. चेरिश 51A फंडामेंटल ड्यूटी. सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो अगेन फंडामेंटल ड्यूटी. डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो वो भी फंडामेंटल ड्यूटी. फ्रेटर्निटी की स्पिरिट पर आनी है, ब्रदरहुड वगैरह, तो वो भी फंडामेंटल ड्यूटी. कॉम्पोजिट कल्चर एंड रिच हेरिटेज मेंटेन करना है, फंडामेंटल ड्यूटी. नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है और सेफगार्ड करना है, तो फंडामेंटल ड्यूटी. साइंटिफिक टेम्पर बनाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडलाइज नहीं करना है, एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ को परस्यू करना है. सो ऑल दैट्स अ पार्ट ऑफ द 51A और फंडामेंटल ड्यूटी. नाउ DPSP की बात करें तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो 39 कैपिटल A, ये जो आर्टिकल है 39 कैपिटल A, दिस वाज एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड इट एक्चुअली क्या बोलता है 39 कैपिटल A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर. ठीक है, ये बोलता है. नाउ आर्टिकल 39 DPSP हैज़ मेनी क्लॉजेस, तो ये तो कैपिटल A की बात है. हम कैपिटल A में पढ़े कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर. राइट. देन आर्टिकल 39 की अगर बात करें तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, c, d, e, f तक गया है, ये a से लेके f तक गया है. तो और इसमें जो 39F है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था. ठीक है. तो वही चीज़ जो 39 कैपिटल A जिस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, उसी अमेंडमेंट से 39 स्मॉल f भी ऐड किया गया. सो 39 स्मॉल f क्या बोलता है कि फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप इन हेल्दी मैनर एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मोरल एंड मटीरियल अबैंडनमेंट. ठीक है. सो दैट इज़ मेंशन इन 39F. तो चिल्ड्रन टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, एक ये फ्रेज पकड़ के चलना है, और यूथ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मोरल एंड मटीरियल अबैंडनमेंट, ये कीवर्ड पकड़ के चलना है. सो दीज कीवर्ड्स कहीं भी अगर नज़र के सामने आए तो समझ जाना दैट इज़ 39 स्मॉल f, अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वाज एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976. देन 39 स्मॉल e की बात करें, सो इट एक्चुअली टॉक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, नॉट फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर वोकेशंस unsuitable to their age. ठीक है. So this doesn't just talk about the children
of tender age but also of other workers' health, such that the health and the tender age of children are not abused by the economic necessity to enter vocations unsuitable to their age. So that is given in 39 small e. Then 39 small d में equal pay for equal work की बात की गई है, आसान है, ठीक है. 39 small c में economic system should not result in concentration of wealth and means of production to common detriment. So concentration of wealth and means of production to common detriment, ये 39C नहीं होना चाहिए. 39B की बात करें अगर, तो ownership and control of material resources of the community are so distributed so as to serve a common good. ठीक है, तो ownership and control की बात, material resources के ownership and control की बात कहाँ दी गई है? Ownership and control of material resources of the community are so distributed so as to serve a common good. तो ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ दी गई है? 39B में दी गई है. और 39 स्मॉल ए में क्या दिया गया है? मैन, women, citizens right to adequate means of livelihood, right to adequate means of livelihood. So that is also given in 39 small a, right? तो 39 small a में right to adequate means of livelihood. 39 small b में ownership and control of material resources should be such. No, ownership and control of material resources are so distributed so as to serve common good. ठीक है, so that is given in 39 small b. Ownership and control of material resources are so distributed so as to serve common good. And 39 small c बोलता है कि concentration, c stands for concentration, तो ये आसान हो जाएगा याद रखना, ठीक है. concentration of wealth and means of production कॉमन डेट्रीमेंट के लिए ना हो, ठीक है. एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं चाहते हम जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मोनोपोलाइज करके कॉमन डेट्रीमेंट हो जाए. सो दैट इज़ गिवन इन 39C. एग्जैक्टली वर्ड्स देखा जाए वर्बैटिम तो लिखा है कि इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट, ठीक है. 39D में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है. 39 स्मॉल ई में health of workers and tender age of children should not be abused and not forced by economic necessity to enter vocations unsuitable to their age. So that is given in 39 small e. And 39 small f में दिया है कि children का healthy तरीके से development होना और youth का material and moral abandonment नहीं होना चाहिए. और ये 39 small f जो है that was added through 42nd amendment 1976. तो ये कुछ amendments है जिस पे बार बार questions बनते हैं PCS वगैरह में, इसलिए हम ये बता रहे हैं. और 39 capital A that was also added through the 42nd amendment 1976 that talked about equal justice and free legal aid to the poor. ठीक है, तो ये सारे amendments हमने बता दिए. अब आगे बढ़ते हैं. So all in all 42nd amendment 1976 did 3 changes in the DPSP. एक अभी हमने दो ही चीज़ पढ़ी है ऊपर, एक 39 कैपिटल ए पढ़ा था और एक 39 स्मॉल एफ पढ़ा, लेकिन एक आर्टिकल और अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, दैट वाज 43 कैपिटल ए. ठीक है, सो लेट्स क्विकली रिवाइज. 39 स्मॉल एफ बोल रहा था कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए और यूथ को मटीरियल एंड मोरल अबैंडनमेंट से प्रोटेक्ट करना है. That was 39 small f, which was added through the 42nd Amendment 1976. Then 39 capital A was also added through 42nd Amendment 1976, which stated that equal justice and free legal aid to the poor. That was also added through this amendment. Then एक और था जो we haven't talked about yet. 43 capital A was also added through this amendment. Now 43 capital A बोलता है कि participation of workers in the management of industries. ठीक है, दैट वाज आल्सो एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976. तो ये 3 आर्टिकल्स जोड़े गए थे, 39 कैपिटल ए, 39 स्मॉल एफ एंड 43 कैपिटल ए. नाउ आर्टिकल 48A, सिमिलरली आर्टिकल 48A which I think which is a part of directive principles of state policy. So एक ऐसा DPSP जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्वाइट सिमिलर है एक फंडामेंटल ड्यूटी के, तो दैट इज़ 48A. और फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? तो 51AG. सो इट टॉक्स अबाउट रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक पॉइंट था आपका, ये देखो G. सो ये मैं लेटर्स भी याद करने थे, मैं बताना भूल गया.
ठीक है, ये इसको भी याद करना था। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो देखो जहाँ रिस्पेक्ट की बात आएगी तो दैट इज़ गिवन इन ए, स्मॉल ए, ठीक है। 51 डैश कैपिटल है, उसके बाद ब्रैकेट में स्मॉल ए, तो दैट टॉक्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग वगैरह वगैरह जो भी है, कीवर्ड सिर्फ रिस्पेक्ट है। देन दूसरा आता है चेरिश, दैट इज़ स्मॉल बी। देन स्मॉल सी में आता है SUI, दैट इज सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी। डी पे आता है डिफेंड, ठीक है। ई पे आता है फ्रेटर्निटी, एफ पे आता है कॉम्पोजिट कल्चर एंड रिच हेरिटेज, और एच पे आता है साइंटिफिक टेम्पर, आई पे आता है पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड जे पे आता है एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो फिर से देख रहे हैं एक बार, ए पे आता है रिस्पेक्ट, बी पे आता है चेरिश, सी पे आता है, ए पे आता है रिस्पेक्ट, बी पे आता है चेरिश, सी पे आता है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, डी पे आता है डिफेंड, ई पे आता है फ्रेटर्निटी, एफ पे आता है कॉम्पोजिट कल्चर एंड रिच हेरिटेज, जी पे आता है नेचुरल इन्वायरमेंट, और एच पे आता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। जी पे आता है नेचुरल इन्वायरमेंट, एच पे आता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, आई पे आता है पब्लिक प्रॉपर्टी, और जे पे आता है एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। एक बार फिर से बता रहे हैं, ए पे आता है रिस्पेक्ट, बी पे आता है चेरिश, सी पे आता है SUI, डी पे आता है डिफेंड, ई पे आता है ई पे क्या था, ई पे था फ्रेटर्निटी, ठीक है। एफ पे था कॉम्पोजिट कल्चर एंड रिच हेरिटेज, जी पे था नेचुरल एनवायरनमेंट, एच पे था साइंटिफिक टेम्पर, आई पे था पब्लिक प्रॉपर्टी, और जे पे था एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ फॉर 51 कैपिटल ए ब्रैकेट में जी, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड इन स्पिरिट, it is a little coinciding with the article 48 capital A of the directive principles of state policy, ठीक है। सो हमने 42nd अमेंडमेंट्स देख लिए, उसके बाद आर्टिकल्स 40, 47, 48, सो दीज आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स 40, 47, 48। तो जैसे विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, ये तीनों जो हैं उससे रिलेटेड हैं, 40, 47, 48 गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। तो in the previous video we had covered up till this point कि ये जो articles 40, 47 और 48 हैं, ये these are based on Gandhian principles। और Gandhian principles basically क्या हैं? तो the principles which lay emphasis on village panchayats, cottage industry, animal husbandry। then regarding DPSP मैंने पहले भी बताया है कि KT शाह नामक व्यक्ति ने ये statement दिया था कि DPSP is a check which is paid on bank's convenience। then 15th of August 1995 से स्टार्ट किया गया था ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू रियलाइज़ आर्टिकल 41। तो व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 41 मैंने एक ट्रिक बनाई थी। ट्रिक ये थी कि ये जो 41 है ना, इसको ब्रेक करो तो 4 और 1 में, और फिर 4 + 1 को ब्रेक करके तो 5 बना दो। इट मीन्स कि when it comes to article 41 you have to remember 5 words, right? Right to work, education, public assistance, right to work, education, public assistance। so these 5 words are associated with article 41। and ये जो national social assistance program या जो ये योजना ले आई गई थी 15 अगस्त 1995 में, ये इस आर्टिकल 41 को रियलाइज़ करने के लिए ले आई गई थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 42nd अमेंडमेंट 1976 से क्या क्या आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, तो 39 स्मॉल एफ ऐड किया गया था, और 39 कैपिटल ए ऐड किया गया था, और एक ये 43 कैपिटल ए भी ऐड किया गया था। अभी 43 कैपिटल ए ये लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। सो दिस वाज आल्सो एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अभी 43B भी एक ऐड किया था, बट दैट वाज नॉट एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट, दैट वाज एडेड परहैप्स थ्रू सम अदर अमेंडमेंट, ठीक है। बट वो हम अमेंडमेंट बाद में देखेंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। सो 43B बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके है। फिर 45 में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स। 46 में क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर वीकर सेक्शंस,
इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर वीकर सेक्शंस, हाँ तो ये 46 में दिया है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द अदर वीकर सेक्शंस। दैन 47 में रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात की गई है 47 में। 48 में A+A entails prohibition of cow slaughter. I don't know why have you written that, कुछ मतलब होगा। 48 A+A, so it entails prohibition of cow slaughter, okay, ठीक है। Then 48 capital A that actually deals with forests and wildlife के conservation preservation को ले गया है। 49 talks of monuments, places and objects of national importance. Then Article 74 subclause 2 है the advice tendered by the ministers to the president shall not be inquired into any court, ये बात लिखी है वहाँ पे। उसी तरह Article 75 subclause 2 में लिखा है which was added through the 91st Constitutional Amendment Act 2003 that 15% of the strength of the Lok Sabha shall be the Union Council of Minister। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। तो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर की स्ट्रेंथ 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा होनी चाहिए या उससे कम, ठीक है। नाउ द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, ये तो मुझे बताइए है। एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बात सही है। तो ये जो advice tendered by the ministers to the president shall not be inquired into any court, this is given in 74 subclause 2. Now the word cabinet was inserted in Article 352 through the 44th Amendment 1978, and the president administers the oath of office and secrecy to the prime minister and ministers. Article 78 states duty of prime minister to communicate to the president all decisions of the council of minister. Duty of prime minister to communicate to the president all decisions of the council of minister. Also the prime minister submits resignation to the president, ये बात भी important है। and the duty of prime minister to communicate to the president all decisions of the council of minister, ये बात 78 में लिखी है कि it shall be the duty of the prime minister to communicate all to the president all decisions of the council of minister, so that is given in 78, ठीक है। then allocation of business rules 1961, this is part of Article 77. President allocates ministries on advice of the Prime Minister. With creation of Ministry of Cooperation, there are now 41 ministries which were 18 at the time of independence. सबसे latest Ministry of Cooperation बनाई गई है और फ़िलहाल के लिए now 41 ministries हैं, जबकि इंडिपेंडेंस के वक्त 18 ministries हुआ करती थी। तो allocation of business conduct of rules नहीं, allocation of business rules 1961, this is related to Article 77, and president allocates the ministries on advice of the prime minister. The prime minister submits resignation to the president, and Article 78 states that it shall be the duty of prime minister to communicate to the president all the decisions of the council of minister, so that is given in 78. and 44th amendment 1978 के through the word cabinet had been added, ठीक है। Now इससे पहले हमने देखा था कि the ministers are responsible not only to the लोक सभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं यानी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स हैं दे शैल बी होल्डिंग ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ ये हो गया 41 मिनिस्ट्रीज़ हैं फ़िलहाल। नाउ प्राइम मिनिस्टर is appointed by the president, so prime minister is appointed by the president, and this is given in Article 75. And the prime minister office came in existence in 1977. It is headed by the principal secretary to prime minister. So ये जो prime minister's office ये 1977 में आया था, इसका सेटअप हुआ था, और यहाँ पे principal secretary to prime minister जो होते हैं वही head करते हैं इसको, headed by the principal secretary to prime minister. The president makes rules for more convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. If the prime minister belongs to the upper house, he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion. ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है क्या कि if the prime minister belongs to the upper house, he will not be able to vote in his favor in the event of a no cooperation movement, ठीक है। Then CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, and National Defense Committee both are headed by Prime Minister. So Prime Minister is usually a member of Lok Sabha.
इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा बट लेटर शी बिकेम द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। देन मनमोहन सिंह वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम असम, सो मनमोहन सिंह वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दो लोगों का नाम हमने देखा, इंदिरा गांधी वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट लेटर शी बिकेम मेंबर ऑफ लोकसभा। उसी तरह से मनमोहन सिंह भी मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, एंड दैट टू फ्रॉम द स्टेट असम, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं इस पेज में हमने क्या पढ़ा। सो यहाँ पे हमने देखा था कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से 39 स्मॉल एफ जोड़ा गया, 39 कैपिटल ए जोड़ा गया एंड 43 कैपिटल ए जोड़ा गया। नाउ इनकी अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो 39 स्मॉल एफ किस चीज़ के बारे में बात करता है वो यहाँ लिखा हुआ है। 39 स्मॉल एफ टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन का डेवलपमेंट इन हेल्दी मैनर एंड यूथ to be protected against moral and material abandonment. So that is written in 39F. Children का early development and youth to be protected against material and moral abandonment. 39 capital A में लिखा है equal justice and free legal aid to the poor. Then 43 capital A में लिखा है participation of workers in the management of industries. So all these three amendments were added through the 42nd Amendment 1976. Then article हमने ये पढ़ा कि 48A is of the DPSP is same in spirit or is similar in spirit of Article 51AG of the fundamental duties, and that is basically relating to environment. So both are relating to environment, ठीक है। Then हमने देखा कि Article 40, 47 और 48 ये these are based on Gandhian principles. Then village panchayats, cottage industries and animal husbandry etc. are the principles of गांधीयन इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं ये, ठीक है। विलेज पंचायत्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। फिर केटी शाह का स्टेटमेंट पढ़ा था कि DPSP इज़ अ चेक विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995 टू रियलाइज द आर्टिकल 41। फिर 41 में हमने 5 वर्ड्स पे ध्यान दिया था, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, एंड ये छूट गया था दलित word is not mentioned in the Constitution of India, ठीक है। Now 43A participation of workers in the management of industries, 43B cooperative societies, 45 is early childhood care education below 6 years, ठीक है। So early childhood care and education below 6 years that is given in 45। 46 में तो मैंने बताया economic and educational interests of other weaker sections that is given in 46, and 47 talks of raising the level of nutrition, and 48 talks about prohibition of cow slaughter. Actually it doesn't overtly talks of cow slaughter, but there's a minute point within that. And 48A talks of forests and wildlife, and article 49 talks of monuments, places and objects of national importance, ठीक है। तो यहाँ पे जो confusing वाले हैं वो एक 45 है, 46 तो ध्यान रहेगा, और 47 तो 45 और 47 थोड़े से ट्रिकी यहाँ पे लग रहे हैं मुझे। हाँ, तो 45 इज़ रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये 45 में है, और 46 में है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर वीकर सेक्शंस, और 47 में है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये 3 पे ध्यान देना है। 45 क्या बोल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स, दैट इज़ 45। 46 कह रहा है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर वीकर सेक्शंस। 47 कह रहा है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ हमने देखा था कि 74 सब क्लॉज 2 में लिखा है कि जो भी एडवाइस या सजेशंस मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देते हैं, दे शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, सो दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2। देन आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 was added through the 91st Amendment 2003, जो कि 15% यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ तय किया था। 15% of the strength of Lok Sabha shall be the size of the Union Council of Ministers. The ministers shall hold office during the for pleasure of President, during the pleasure of President, ठीक है। Council ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Then the term cabinet was inserted through the 352nd article, that is national emergency, through the 44th Amendment 1978. Then the President administers the oath of office and secrecy to Prime Minister as well as the ministers, ठीक है। Prime Minister को oath कौन देता है, और
और मिनिस्टर्स को भी कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। देन आर्टिकल 78 क्या बोलता है? 78 बोलता है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एक और चीज़ है कि द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। देन एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ये हमारा आर्टिकल 77 से जुड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल के लिए 41 मिनिस्ट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सबसे लेटेस्ट मिनिस्ट्री है, और इंडिपेंडेंस के दौरान 18 मिनिस्ट्रीज़ थी। Now, the Prime Minister's office came into existence in 1977, which is headed by Principal Secretary to Prime Minister. ठीक है. Now, if the Prime Minister belongs to the upper house, he cannot vote in his favor during the wake of a no cooperation movement. No confidence motion. History पढ़ के याद आ रहा है no. ठीक है. No confidence motion. Now, Defense Committee और National Defense Committee और CSIR के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नाउ प्राइम मिनिस्टर इज़ यूजुअली फ्रॉम द लोअर हाउस, दैट इज़ द लोकसभा। अभी तक सिर्फ इंदिरा गांधी थी, हालांकि उन्होंने बाद में अपनी सदस्यता राज्यसभा से बदल के लोकसभा में की। उसी तरह से मनमोहन सिंह भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से बिलोंग करते थे, फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम, राइट। तो अब हम अगले वीडियो में देखते हैं फ्रॉम पेज नंबर 15।